हाय डॉक्टर SBK लाल, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत धारा, इसके अलावा इस पर भी हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं। तो आज मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं प्रतिरोध का समूहन। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा का अर्थ होता है कि उस विद्युत धारा का मतलब होता है कि तार से होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह। और इसको परिभाषित करने की बात है तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड परिभाषा लें तो इसको हम लिख सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में किसी दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा करते हैं। और मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की बात है, गणितीय रूप से व्यक्त करने की बात है तो इसको हम लिखेंगे I बराबर Q/T। तो I हो गया यहाँ पर करंट, विद्युत धारा, Q हो गया आवेश और T हो गया समय। तो Q/T को हम आवेश के प्रवाह के दर के रूप में जानते हैं। तो इसके बाद ये विद्युत धारा को हम लोगों ने समझा कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा है आवेश का प्रवाह, या चालक से होकर के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हो गया गणितीय रूप से व्यक्त करने की बात होगी तो हो जाएगा I बराबर Q/T। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश पदार्थ का एक गुण है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश होता कहाँ है? तो आवेश पदार्थ के परमाणु में होता है। केंद्रक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और कक्षक में इलेक्ट्रॉन, कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 6.023 × 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश होता है। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा आवेश का चर्चा किए। अब हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव का। विद्युत विभव क्या होता है? तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। और गणितीय रूप से व्यक्त करने की बात होगी तो इसके लिए हम लिखते हैं V बराबर W/Q। V हो गया विभव, W हो गया कार्य और Q हो गया आवेश। और अंग्रेजी में इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट के रूप में इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं। और वोल्ट जो होता है, या उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि एक कूलम्ब धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब हम जानते हैं कि वोल्ट क्यों इसका मात्रक है। तो विद्युत विभव के मात्रक का नाम वोल्ट इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है। अब उसके बाद एक धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है और ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। और विभवांतर, अगर ए बिंदु का विभव VA है और बी बिंदु का विभव VB है तो विभवांतर को अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को हम VAB के रूप में लिख सकते हैं। तो VAB बराबर होगा VA माइनस VB बराबर WAB/Q। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि बैटरी क्या है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके, अतः उसके सम्मान में इसको वोल्टीय सेल रखा गया। अब उसके बाद बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी कहते हैं हम सेलों के समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। उसके बाद हम समझते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युतीय परिपथ कहते हैं। उसके बाद अब आते हैं परंपरागत धारा अर्थात कन्वेंशनल करंट। तो धातुओं में
परंपरागत विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा के वास्तविक आवेश वाहकों अर्थात ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। उसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता की चर्चा कर लेते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में आवेशित प्रवाहित आवेश का परिमाण है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसी को हम I बराबर Q/T से लिखते हैं विद्युत धारा के प्रबलता को। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाती है। तो इसी को हम I बराबर Q/T के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर का भी थोड़ा सा चर्चा है। जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ के द्वारा की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। इसको जो संयोजित किया जाता है इसका मतलब श्रेणी क्रम में इसको हम जोड़ते हैं। और जिस यंत्र के द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को संयोजित जो किया जाता है समानांतर क्रम में होता है। इसके बाद इसमें इसी चैप्टर में ओम के नियम का चर्चा है। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरे पर विभवांतर लगा करके उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के साथ उसका संबंध को स्थापित किया। उन्होंने देखा कि जब अगर वह विभवांतर बढ़ाते हैं तो करंट में क्या चेंज होता है, और विभवांतर और करंट के बीच उन्होंने संबंध को स्थापित किया। तो इसी को हम ओम का नियम जानते हैं कि विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है, उसको हम जो गणितीय रूप से भी व्यक्त करते हैं और मतलब लैंग्वेज में भी लिखते हैं। तो ओम के नियम को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। और जब इसको बराबर करने की बात होगी तो उसमें एक R रेजिस्टेंस से भाग देना होगा। तो यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन I बराबर V/R। तो यही R जो एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इसमें ओम के नियम का भौतिक सत्यापन के लिए हम एक तार लेते हैं, बैटरी लेते हैं, एक एमीटर लेते हैं, एक वोल्टमीटर लेते हैं और मतलब बैटरी बढ़ा करके विभवांतर को बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि एमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और उसके बाद करंट में और वोल्ट में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। एमीटर से हम करंट को देखते हैं, वोल्टमीटर से हम वोल्ट को देखते हैं यानी कि विभवांतर को, और फिर हम उसका रीडिंग सब जैसे मतलब 0.2 वोल्ट के लिए कितना धारा है, मान लीजिए कि 1 एम्पियर धारा है, फिर 0.4 के लिए 0.2 एम्पियर धारा है, 0.6 के लिए 0.3 एम्पियर है। तो इस हिसाब से इसका हम एक्स एक्सिस पर विभवांतर को रखते हैं और वाई एक्सिस पर धारा को रखते हैं और दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हमारा सरल रेखा होता है। इस हिसाब से ओम के नियम का सत्यापन होता है। और यहीं पर जो आर जो प्रतिरोध है उसको मतलब आई अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब I बराबर V/R। तो R यहाँ I हो गया धारा, V हो गया विभवांतर, R हो गया प्रतिरोध। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे पदार्थ का हम प्रतिरोध कहते हैं या केवल प्रतिरोध कहते हैं। अब जो प्रतिरोध होता है किसी चालक का वो सिरे के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात है। ओम के नियम से हम ऐसा कह सकते हैं R बराबर V/I। तो इस हिसाब से प्रतिरोध क्या हो गया, तो विभवांतर और मतलब प्रवाहित धारा का अनुपात हो गया। अब किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। अब ये कौन कौन चीज़ पर निर्भर करता है प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई L पर। तो किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा है कि तार की मोटाई पर किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। उसके अलावा चालक के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थ के तार
की समान लंबाई हो और समान मोटाई की हो तो प्रतिरोध उसका भिन्न भिन्न होगा। उसके अलावा चालक के ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब जो मतलब अगर हम गणितीय रूप से एक अन्य शब्द होता है प्रतिरोधकता, तो उसको समझने के लिए कैसे हम गणितीय रूप से व्यक्त करेंगे, तो पहले हम जब प्रतिरोध निर्भर करता है जैसे तार की लंबाई पर, तो हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। उसके अलावा तार की मोटाई पर का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का, तो हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर आर इज प्रोपोर्शनल टू एल इक्वेशन 1 हो गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। और इस हिसाब से बराबर करने के लिए हमको लिखना होगा आर इज इक्वल टू रो L/a। यहाँ रो को हम प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी कहते हैं और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक हो गया ओम मीटर। और इसको समझ लेने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि मतलब पढ़ते हैं कि प्रतिरोधकों का समूहन कैसे होता है और प्रतिरोधक का समूहन क्या है। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से जोड़ने की कई विधियां हैं, कई ऐसा तरीका है जिससे हम प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन मतलब मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, तो श्रेणी क्रम समूहन में होता है कि 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, मतलब AB, BC और CD 3 प्रतिरोधक हो गया। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और मान लेते हैं कि मतलब AB का प्रतिरोध R1 है, BC का प्रतिरोध R2 है और CD का प्रतिरोध R3 है। और बैटरी से हम धारा ये विभवांतर क्रिएट करते हैं V, तो तार से होकर के धारा बहती है I। तो मान लिया कि तीनों प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोधक AB, BC एवं CD के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो ओम के नियम से V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो यदि बैटरी का विभवांतर V है तो टोटल सिरों मतलब टोटल जो है यदि सिरा A एवं D के बीच विभवांतर टोटल विभवांतर हो जाएगा V। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। और V1 का मान होगा IR1, V2 का मान होगा IR2, V3 का मान हो जाएगा IR3। और I तीनों में है तो I को कॉमन ले लिए हम, ये हो जाएगा हमारा V बराबर IR1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इसी हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस समूहन का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस अकेले प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि इससे जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधक के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि मतलब A एवं D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है, तो ओम के नियम से V बराबर IRS हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड ये अगर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा IRS बराबर IR1 R2 R3। अब I दोनों साइड है तो I कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इसी हिसाब से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, मतलब तीनों को सीधे जोड़ दीजिए, R1 R2 R3 को जोड़ दीजिए तो इसका जो इक्विवेलेंट RS हो गया श्रेणी क्रम में होने के कारण। और उसके बाद पार्श्व क्रम अर्थात पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं, तो इसमें हम इसके लिए अलग से भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन इसमें हम चर्चा कर देते हैं। देखिए कि यदि A एवं B बिंदु के बीच 3 प्रतिरोधक जिसमें प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो बैटरी के द्वारा प्रवाहित धारा मतलब I है, तो बिंदु A पर यह धारा 3 भाग में बढ़ जाती है। वहाँ श्रेणी क्रम में एक ही धारा I बह रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो I 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो इसको हम I1, I2 और I3 से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब ये जो प्रतिरोध है
तो प्रतिरोध को हम R1, 3 को प्रतिरोध को एक को प्रतिरोध को R1 से, दूसरे प्रतिरोध को R2 से और तीसरे प्रतिरोध को R3 से व्यक्त करते हैं। तो इस हिसाब से ये धारा 3 भाग में, I ही धारा तो 3 भाग में बटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3। अब I1 का मान क्या हो जाएगा ओम्स के नियम से, तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1, I2 का मान हो जाएगा V/R2, I3 का मान हो जाएगा V/R3। तो A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर V है तो प्रत्येक प्रतिरोधक AB से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर V होगा। तो ओम के नियम से इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। और इसको समीकरण, ये हमारा पार्श्वक्रम में हम ये समीकरण इसको मान लेते हैं एक, जो I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3 है, तो उसमें हम ये I1, I2 और I3 के मान को अगर दे दें तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो फिर ये समतुल्य, जैसे सीरीज क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को हम RS से व्यक्त करते थे, तो इसमें पैरेलल जो ग्रुपिंग है उसमें RP से व्यक्त करेंगे। तो इक्वेशन हमारा बनेगा I बराबर V/RP। तो अगर समीकरण एक हो गया हमारा I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3, समीकरण 2 हो गया I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और तीसरा इक्वेशन हो गया I बराबर V/RP। तो समीकरण 2 और 3 को अगर हम तुलना करें तो हम लिख सकते हैं V/RP बराबर V/R1 जोड़ V/R2 प्लस V/R3। तो इस हिसाब से V दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में है, तो V से भी कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से हमारा बना 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और दोनों में अंतर क्या होता है, तो श्रेणी क्रम समूहन में होता है कि सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उन प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। जबकि पार्श्वक्रम में हम क्या देखते हैं, पार्श्वक्रम में देखते हैं कि प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, परंतु उन प्रतिरोधों के मान के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद श्रेणी क्रम समूहन में देखते हैं कि प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जबकि पार्श्वक्रम में हम देखते हैं कि प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसी हिसाब से हम देखें कि समतुल्य ये श्रेणी क्रम समूहन में कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के मान से अधिक होता है, लेकिन इसमें पार्श्वक्रम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी हिसाब से प्रतिरोध अगर किसी ये सर्किट में से एक परिपथ में से किसी एक प्रतिरोधक को हटा दें तो क्या होगा, बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर हम पार्श्वक्रम या पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें तो किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो इस हिसाब से हम इसको श्रेणी क्रम को और मतलब पैरेलल क्रम को समझें। पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध और उन प्रतिरोधकों में विद्युत धारा का वितरण, तो इस हिसाब से हम माने गणितीय रूप से अगर समझने की बात हो तो पार्श्वक्रम में हम लिख सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध को अगर RP से डिनोट करें तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब दो प्रतिरोध अगर R1 और R2 हो और उसको हम पैरेलल जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2। तो इस हिसाब से इक्विवेलेंट जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल कन्वेंशन में RP, तो RP बराबर हम लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से हमने कोशिश किया थोड़ा सा समझाने का सीरीज ग्रुपिंग को और समानांतर पैरेलल ग्रुपिंग को। और पैरेलल ग्रुपिंग में मतलब जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस RP है उसको हम लिख सकते हैं RP बराबर
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर मतलब इसको थोड़ा सा समझने की बात हो तो यहाँ पर जो धारा है परिपथ में कुल विद्युत धारा I है तो दोनों प्रतिरोधकों से विद्युत धारा I1 एवं I2 प्रवाहित होगा। तो I जो धारा ही तो बढ़ करके I1 और I2 में बनता है, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि I बराबर I1 जोड़ R2। तो ओम के नियम से R1 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर IR1 और V2 बराबर हो जाएगा I2R2। तो पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में जो जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। और इसी हिसाब से अगर गणितीय रूप में व्यक्त करने की बात होगी तो हम इसको लिख सकते हैं कि I1R1 बराबर I2R2 या I2 बराबर I1 इंटू R1 अपॉन R2। तो ये I2 का मान, अगर I1 का मान हो की बात है तो गणितीय रूप से हम लिख सकते हैं I1 बराबर I R2 अपॉन R1 प्लस R2 और I2 बराबर हो जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। और फिर अगर मतलब अगर अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो इसमें विद्युत धारा का उसमें प्रवाह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसको देख लीजिए। ये सीरीज़ मतलब आज हम जो इसमें गणितीय रूप से जो श्रेणी क्रम समूहन है, सीरीज ग्रुपिंग है, इस सब पर चर्चा कर लिए हैं। और आगे जो हम इस पर आपको वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा पार्श्व क्रम के लिए मतलब प्रतिरोधक का जो समूहन है, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन, तो उसमें अलग से वीडियो बना देंगे। या इसमें फिर ये बहुत लंबा मतलब वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट मतलब इसको हम देख लेते हैं। तो आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का। तो हम जब किसी तार से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या देखते हैं कि चालक गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा इसमें क्या होता है, ऊष्मीय प्रवाह में क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। तो मतलब जब किसी चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और अंग्रेजी में बोलें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। और मतलब अगर मतलब इसको हम गणितीय रूप से व्यक्त करें, किसी चालक Q में विद्युत धारा I समय तक I मतलब किसी चालक PQ में विद्युत धारा I समय t तक प्रवाहित होती है, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण Q बराबर IT हो जाएगा। और मतलब Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य को हम W बराबर Q बटे V से निरूपित कर सकते हैं। और चूँकि मतलब Q बराबर IT होता है, तो ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं W बराबर QV, तो Q का मान मतलब IT को अगर हम पुट कर दें तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा W बराबर ITV। और इस हिसाब से W बराबर हो जाएगा VIT और V बराबर IR होता है। इस मान को अगर हम W बराबर VIT में पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगा W बराबर IR इंटू IT। और फिर इसको हम लिख सकते हैं W बराबर I²RT। और मतलब t समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी